तो हम बात करते हैं यार एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की। एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करेंगे यार। इसमें जो लड़ाई झगड़े का जो एज था आफ्टर द इंपीरियल चोलास, मतलब जो अराउंड 9th सेंचुरी से जो 11th 10th सेंचुरी तक जो चीज़ें हुई थी, लड़ाई झगड़ा जो हुआ था, जो हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास भारत के अंदर इन्वेजन्स देखने को मिले, वो सब सीनरियोज की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हो रहे थे, क्या कारण थे, सब चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अबाउट दी पॉलिटिकल चेंजेस जो कि वेस्ट सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया में हमको देखने को मिल रहे थे। पॉलिटिकल चेंजेस इन वेस्ट सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ इंडिया। सो जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं इसमें हम बात करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, जो कि जो लोकल एरियाज पे जो राज करते थे, उन्होंने एक तरह से ऑटोनॉमी गेन करना, टाइटल्स ऑटोनॉमी गेन करना स्टार्ट किया यार। और अपने आप को एकदम बड़े बड़े टाइटल्स देते थे, लाइक अमीर, लेटर सुल्तान नाम देने लगे जो छोटे छोटे प्रोविंसेस को। बड़े बड़े जो ये हमारे पास ये पल्लवास है, पल्लवास के अंदर छोटे छोटे यहाँ पे प्रोविंशियल एरियाज होंगे, उसके अंदर यहाँ पे गवर्नर्स होंगे। वो लिटरेट अपने आप से ऑटोनॉमी गेन करना चालू किया, और वो अपने आप को एक तरह से बहुत बड़े टाइटल्स देते थे। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। प्रोविंशियल गवर्नर गेन्ड ऑटोनॉमी एंड assuming titles like Amir and later सुल्तान। ये सेंट्रल एशिया के अंदर भी है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी है, वेस्टर्न एशिया के अंदर भी है। एंड जो इस्लामाइज टर्क्स थे, है ना, इनिशियली ये जो पैलेस गार्ड थे, एंड जो मर्सिनरीज थे वो बिकम, है ना, पैलेस गार्ड जो थे वो एक राज रूलर बनना चालू हो गए भाई, रूल करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने। सो टर्क्स में जो इस्लाम को यहाँ पे अपनाए थे जो टर्क्स, जो इस्लामाइज टर्क्स, पहले टर्की के अंदर इस्लाम नहीं आया था, बट जब वो इस्लामाइज्ड हो गए, है ना, मतलब इस्लाम को जब उन्होंने अपना लिया, सो इस्लामाइज्ड टर्क्स इनिशियली पैलेस गार्ड्स थे जो, एंड जो मर्सिनरीज थे दे बिकम रूलर। ओके। एंड यहाँ पे पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला, रैपिड पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिला वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया में, जिसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया को भी इम्पैक्ट देखने को इम्पैक्ट फील हुआ यार। सो रैपिड पॉलिटिकल शिफ्ट इन वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया impacted नॉर्थ इंडिया, एंड हमको डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ द एबसिड खलीफेट, जो यहाँ पे हारने लगा, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट टर्किश रूल्ड स्टेट देखने को मिले यार। पहले राजा के अंदर चलता था, छोटे छोटे प्रोविंसेस थे जिसको राजा गवर्न करता था, बट ये रूल जब ये हमारे पास डिक्लाइन देखने को मिला खलीफेट का, तो ये आपस में यहाँ पे ये स्ट्रांग होने लगे। सो इंडिपेंडेंट टर्किश रूल्ड स्टेट देखने को मिला। सो डिक्लाइन ऑफ दी
Abbasid Caliphate led to independent Turkish ruled states. सो ये हमने बात की पड़ती पॉलिटिकल चेंजेस जो हमको वेस्ट है ना सेंट्रल एशिया एंड नॉर्दर्न इंडिया में देखने को मिला यार। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो राइस देखने को मिला टर्क्स एंड देयर वॉरफेयर, इसकी बात करते हैं भाई। राइस ऑफ टर्क्स एंड देयर वॉरफेयर। सो यहाँ पे भी हम मेन मेन चीज़ों की बात करते हैं। सो ये जो टर्क्स थे एक तरह से हाई एंडोरेंस एंड सुपियर जो हॉर्स राइडिंग स्किल्स थे, इससे इनको फ़ायदा मिला इन क्विक इन्वेजन यार। हाई एंड्योरेंस एंड सुपीरियर horse riding skills. It enabled quick invasions. एंड जो टर्क वॉरफेयर था ये ज़्यादातर लाइटनिंग रेड्स जो हल्के फुल्के जो रेड्स है ना, रैपिड वापस थोड़े से रेड मार के वापस से जल्दी आ जाओ, रिट्रीट्स पे ज़्यादा ध्यान देते थे, इसीलिए एक तरह सक्सेसफुल रहे थे यार ये। टर्किश वॉरफेयर रिलाइड ऑन एकदम फटाक से रेड मारो और तुरंत वापस आ जाओ, लाइटनिंग रेड्स, रैपिड एडवांसेस एंड रिट्रीट पे ध्यान देते थे, इसीलिए ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे ये। ओके। एंड ये जो टर्क्स हैं इनकी जो वॉरफेयर इसमें यहाँ पे जो टर्किश ट्राइबल इनकर्जन्स थे वो हमारे पास दिखने को मिले फ्रॉम सेंट्रल एशिया इंडिया के अंदर यार। कांस्टेंट टर्किश ट्राइबल incursions from सेंट्रल एशिया एंड जो टर्किश सोल्जर्स थे दे वेर मर्सनरीज यार, है ना, एक तरह से लॉयल्टीज को एक तरह से स्विच करते थे, मतलब एक तरह से किसी जो जीतता उसके साथ ये घुस जाते थे। ये राजा था उसको हार गया दूसरे के साथ, तो जो लड़ाई झगड़े में जो सोल्जर्स थे वो जिस जो राजा उसी के साथ ये मिल जाते थे। तो ये मर्सनरीज जो थे वो अपने भरोसा उतना मतलब एक तरह से लॉयल नहीं थे यार टू पर्टिकुलर किंग। सो टर्किश सोल्जर्स वेयर mercenaries and they frequently switching loyalties। एंड जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स था एंड जो सेक्टेरियन स्ट्राइफ, एक तरह से ये इसने एक तरह से इंस्टेबिलिटी ला दिया था यार आपस में जो लड़ रहे थे लोग। सो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड sectarian
strife it created instability। सो ये हमने बात की अबाउट द राइज ऑफ टर्क्स की, जिसमें हाई एंड्रेंस एंड सुपर हॉर्स राइडिंग जो स्किल्स था वो एक कारण था। यहाँ पे जो वॉरफेयर था रिलाइड ऑन लाइटनिंग रेट, तुरंत लेट मारो और वापस आ जाओ। टर्किश ट्राइबल इनकर्जन जो था वो नॉर्थन और सेंट्रल एशिया में देखने को मिला, या मतलब इंडिया के अंदर होना चाहिए हो हुआ सेंट्रल एशिया से। एंड जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट था, एक तरह से इसने एक तरह से इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दिया था। ये हमने राइज ऑफ टर्क्स एंड देयर वॉरफेयर की बात की। इसके बाद जो नॉर्थ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको अगर हम समझें यहाँ पे, नॉर्थ इंडियाज पॉलिटिकल सिनेरियो, इसमें डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ द गुजरात प्रतिहाराज यार। एंड जो इंडियन रूलर्स द फेल टू रिकॉग्नाइज जो टर्किश इन्वेजन से जो नुकसान पहुंच सकता था, उनके जो थ्रेट्स थे उसको ये समझ नहीं पाए, है ना, आपस में लड़ते रहे। तो यहाँ पे हमको क्या देखना चाहिए, पहले तो जो नॉर्दर्न इंडिया का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, जहाँ पे गुजरात प्रतिहारास रूल करते थे, वहाँ पे उनके अंदर एक पॉलिटिकल डिक्लाइन देखने को मिला, इंस्टेबिलिटी आया यार। सो द डिक्लाइन ऑफ द गुर्जरा प्रतिहारा एम्पायर लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। एंड जो इंडियन रूलर्स थे, दे फील्ड टू recognize the threat from expansionist जो टर्किश स्टेट से, उनसे जो यहाँ पे खतरा था उसको ये समझ नहीं पाए। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं यार एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स में गजनवीड्स की बात करते हैं। 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट साम्राज्य बनाए थे ये। सो दी गजनवीड्स रूल फ्रॉम द 9th to 12th सेंचुरी। ओके, एंड ये गजनवीड्स के अंदर सबसे पहले तो जो ओरिजिन एंड राइज की बात करते हैं इनकी, सो भाई जो समनिड डायनेस्टी था, मतलब जो ईरानियंस थे वो ट्रांस ऑक्सीनियन, है ना, जो क्रोशन जो रीजन है, जो ईरान है, इस रीजन पे ये राज करते थे। वहाँ से एक प्रकार से गजनविड्स आए यार। सो जो सैमनिड डायनेस्टी, दैट इज द इरानियंस, दे रूल ट्रांस ऑक्सीनन, और ट्रांस ऑक्सियन द खोशन रीजन एंड ईरान। मतलब ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान वाला रीजन है, तो यहाँ पे ये जो रीजन था ये ईरान, आज के ज़माने में जो पाकिस्तान है, ये
तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहाँ पे जो है तो इस रीजन पे ये राज करते थे। यहाँ पे जो ईरान है, ठीक है, तो इस रीजन पे ये रूल करते थे। सो सैमनिड डायनेस्टी, जहाँ पे ईरानियंस थे, ये यहाँ पे एक तरह से राइज दिखने को मिला यार। ये यहाँ पे बाद में गजनविद कहलाए। एंड जो कांस्टेंट वॉरफेयर होता था इनका, लड़ाई जो ये करते थे अगेंस्ट दी नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब, इसकी वजह से इमरजेंस देखने को मिला ऑफ दी गाजी वॉरियर्स, जो कि रिलीजियस फाइटर्स थे। ये एक तरह से गाजी वॉरियर्स जो थे एक तरह से मिशनरीज भी थे एंड वॉरियर्स भी थे, है ना। एंड वो लूट पुट करके अपने आप को एक तरह से फंड करते थे। कांस्टेंट वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम टर्किश ट्राइब led to the emergence of Ghazi warriors, which are religious fighter, Muslim fighters थे ये। and these Ghazi warriors are both missionaries and धर्म का प्रचार भी करते थे, लड़ाई भी करते थे। एंड फंडिंग कैसे करते थे अपने आप को? थ्रू लूट्स यार, थ्रू प्लंडर्स। सो फंडिंग देमसेल्फ थ्रू प्लंडर सुशील। तो जो सोमनाथ टेम्पल का जो प्लंडरिंग के लिए जो आए थे, जो लूट लिया, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थे यहाँ पे बताने के लिए। सो जो गाजी वॉरियर्स है उसकी बात की हमने। किस रीजन पे रूल करते थे? ट्रांस ऑक्सियन, खोरसन एंड ईरान रीजन को ये रूल करते थे। एंड ओवर टाइम जो मैनी टर्किश ट्राइब थे वो लड़ाई झगड़ा को बचने के लिए एक तरह से इस्लाम में कन्वर्ट हो गया यार, जिसकी वजह से जो एक्सपांशनिस्ट वॉरफेयर था वो और भी बढ़ा। सो ओवर टाइम मैनी टर्किश tribes converted to Islam, बट कन्वर्ट तो हो गए ये जो गजी वॉरियर से बचने के लिए, बट उन्होंने अपना एक्सपांशनिस्ट वॉर का जो पॉलिसी था वो लड़ते हुए लड़ाई जो थी वो कंटिन्यू रखी, रुकी नहीं यार। एंड कंटिन्यूड देयर एक्सपांशनिस्ट, कि हम लड़ेंगे और धर्म को बढ़ाएंगे, ये वाला जो एक्सपांशनिस्ट वॉर था इसको कंटिन्यू रखा। सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। इसकी वजह से हर जगह यहाँ पे ये प्लंडर्स करते थे, लड़ाई करते थे, अटैक करते थे। बात करते हैं अबाउट द फाउंडेशन यार, फाउंडेशन ऑफ द गजनविड पावर। फाउंडेशन ऑफ फाउंडेशन ऑफ द गजनविड पावर की गजनविड पावर के फाउंडेशन किसने ले किया था भाई? एक महान रूलर थे, एलापिटिन, एलापिटिजिन। एल्पिटिजिन जो थे एक फॉर्मर टर्किश स्लेव थे ये। एंड सामनिड रूलर्स के अंदर एक गवर्नर थे, बाद में गवर्नर बने। इन्होंने अपना एक, है ना, इट एंड ही एस्टेब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ गाजी। है ना, गाजी के अंदर एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया।
मतलब इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गजनी के अंदर। गजनी एक जगह है भाई। लेटर जो फॉल हुआ था सैमनीड का, जब सैमनीड हारने लगे तो जो गजनविड्स थे दे बिकेम डिफेंडर ऑफ द इस्लामिक लैंड आफ्टर द फॉल ऑफ द सैमनिड्स। द गजनविड्स, गजनविड मतलब गाजी के रहने वाले लोग। दी गजनविड्स became defender of Islamic lands। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रूलर है अलापिटिन। अलापिटिन जो थे कि इम्पोर्टेंट रूलर थे, है ना, गजनी को रूल करते थे। इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया गजनी का। एंड जब इस्लाम मतलब तरह से खतरे में था, सैमनिड्स जब फॉल हो रहे थे, तो इतने इन्होंने इस्लामिक लैंड को डिफेंड किया गजनविड्स ने, जो यहाँ की गजनी के रूलर्स थे उन्होंने। सबसे पहले तो जो बात करते हैं बट महमूद ऑफ गजनी की, इम्पोर्टेंट रूलर थे यार। महमूद ऑफ गजनी, इनका रीजन की बात करें तो ये कब से कब तक रूल किए थे भाई? 1998 से लेके 1030 AD तक इन्होंने रूल किया था। सो महमूद ऑफ गजनी के अंदर इन्होंने जो पर्सनाइज टर्किश कल्चर था उस, है ना, महमूद ऑफ गजनी के अंदर जो पर्सनाइज टर्किश कल्चर था, इट इन्फ्लुएंस फर्दर टर्किश रूलर इन इंडिया। जो पर्शियन टर्किश कल्चर को अपनाने लगे उसकी वजह से जो टर्किश रूलर थे वो और बढ़े भाई। एंड इंडिया की तरफ एक तरह से यहाँ पे इनका रुचि बढ़ने लगा। सो पर्शियनाइज्ड टर्किश कल्चर इन्फ्लुएंस फ्यूचर टर्किश रूलर्स, है ना, मतलब फ्यूचर टर्किश रूलर इन इंडिया। एंड जो महमूद अफ गजनी थे, है ना, महमूद असेंडेड द थ्रोन इन 1998, है ना, एक तरह से इसको डिफेंडर ऑफ इस्लाम कहा गया इनको। महमूद ascended the throne in 1998 AD and he was regarded as a defender of Islam एंड पैट्रनाइज किया। जो महमूद अब गजनी थे वो किसको बढ़ावा देते थे यार, है ना, फिरदौसी जो ऑथर थे, शाह नमाह, इसके जो फिरदौसी के जो ऑथर थे, उसने ईरानी नेशनलिज्म की तरफ से ग्लोरीफाई किया यार। ईरान के लोगों की तरफ से बहुत बढ़ा रहा कि वहाँ पे जो राज करने के लिए इस्लाम के जो एक तरह से लड़ाई लड़ने की जो चाहत थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के बताया, पैट्रनाइज किया, एक तरह से ग्लोरीफाई किया ईरानी नेशनलिज्म को। इसको लिखा किसने था? फिरदौसी। एक फिरदौसी जो थे, जो कि ऑथर थे किसके? ऑथर ऑफ शाहनमाह। ठीक है, को ग्लोरीफाई करते थे, इसके अंदर ग्लोरीफाई किया ईरानियन नेशनलिज्म को।
तो इसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे, इसको बहुत ज़्यादा ये पैट्रनाइज करते थे। फिरदौसी को कौन? महमूद ऑफ गजनी। एंड इन्होंने क्या लिखा था? शाहनामा। ये पूछा जाता है। एंड जो महमूद ऑफ गजनी थे, ही रीइंफोर्स ईरानियन कल्चर रिवाइवल, ठीक है। एंड एक तरह से पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर को एक तरह से बढ़ावा दिया। ही रीइंफोर्स ईरानियन कल्चर रिवाइवल, प्रमोटिंग पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। सो ये हमने बात की अबाउट महमूद ऑफ गजनी की, जो कि गजनी रीजन को रूल करते थे। एंड इन्होंने पैट्रनाइज किया फिरदौसी को, जो कि ऑर्थर थे शाहनमाह के। एंड इन्होंने ध्यान दिया कि जो ईरानियन कल्चर था उसको रिवाइवल करने पे ध्यान दिया। सो इट इन्फोर्स ईरानियन कल्चर रिवाइवल। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार अबाउट दी, जो महमूद ऑफ गजनी थे, इनका जो इंडियन एक्सपीडिशन था, इंडिया के अंदर जो अटैक थे उसकी बात करते हैं। महमूद इंडियन एक्सपीडिशन। महमूद का जो इंडियन एक्सपीडिशन था, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे 17 रेड किए थे यार। और क्यों? मेन पर्पस इनका मिलिट्री एडवांटेज गेन करना था, एक तरह से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना था। कोई रूल करने को इनका यहाँ पे इरादा नहीं था यार, बस पैसे के लिए यहाँ पे ये रेड करते थे इंडिया के अंदर। सो इट ही कंडक्टेड, महमूद गजनी कंडक्टेड 17 रेड्स इनटू इंडिया, primarily for wealth and military advantage। है ना। इनिशियल जो कॉन्फ्लिक्ट थे विद दी हिंदुस्तानी रूलर्स, जो हम पेशावर एंड पंजाब की बात करते हैं, शुरुआत में तो इनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स विद दी हिंदू शाही रूलर्स, इसकी हम बात करते हैं अबाउट द रूलर ऑफ पेशावर एंड पंजाब। शुरुआत में तो इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट होता था, बट जयपाला को जब ये डिफीट कर दिए, एंड हु लेटर सेल्फ इमोलेटेड, जयपाल को जब डिवाइड हराया तो खुद को इन्होंने एक तरह से मार दिया। सो उसके बाद एक तरह से यहाँ पे कोई रुकावट ज़्यादा नहीं थी इनके पास। सो ही डिफीटेड जयपाल इन 1001 AD, who later self immolated। एंड जो मोहम्मद अब गजनी थे, इसने यहाँ पे डिफीट किया किसको? जो आनंद पाल थे। राउंड रूल किया 1008 से लेके 9 AD तक, है ना। पंजाब इनके कंट्रोल में आ गया क्योंकि वो ये पेशावर वाले रीजन को रूल करते थे। कहाँ पे हराया भाई? एट वाहिन। वाहिन जो है वो पेशावर को कहते थे। तो पेशावर में आनंद पाल को महमूद अब गजनी ने हरा दिया, जिसके बाद पंजाब जो था इट केम अंडर गजनवीड कंट्रोल।
ओके। एंड ये जो रेट करते थे उसके रेट का कारण क्या था? सो रीज़न फॉर रेट्स की बात करते हैं यार यहाँ पे। सो नीडेड वेल्थ फॉर सेंट्रल एशियन कैंपेन्स, या ज़्यादातर ये सेंट्रल एशियन में बढ़ावा करना चाहते थे, तो उसके लिए पैसे की जरूरत थी, उसके लिए यहाँ पे ये रेट करते थे। सो नीडेड वेल्थ फॉर सेंट्रल एशियन कैंपियंस, तो उसके लिए ये रेड करते थे जो महमूद अब गजनी थे। एंड ही प्रिवेंटेड इंडियन रूलर्स फ्रॉम रीग्रुपिंग अगेंस्ट हिम, उनको आपस में फिर से जुड़ के एक तरह से मेरे को हराने से, खुद को हराने से एक तरह से रोका भाई। बिकॉज जानते हैं कि जब तक रूलर डिवाइडेड रहेगा कोई उनको जिता नहीं सकता, अगर आपस में यूनाइट हो गए तो ये जीत सकते हैं। सो ये ग्रुपिंग को एक तरह से यहाँ पे प्रिवेंट करते थे, रीग्रुपिंग अगेंस्ट हिम। एंड जो गाजी वॉरियर्स थे उसका इस्तेमाल किया फॉर लूट एंड रिलीजियस मोटिव्स, यूज्ड गाजी वॉरियर्स, जो कि एक तरह से कौन से थे भाई, जो इस्लामिस्ट, हमने देखा ना गाजी वॉरियर्स के बारे में बात की, जो रिलीजियस फाइटर्स थे गाजी वॉरियर्स, इस रिलीजियस फाइटर्स का इस्तेमाल करते थे फॉर लूटिंग एंड रिलीजियस मोटिव्स, यूज्ड गाजी वॉरियर्स फॉर लूट एंड रिलीजियस मोटिव्स। तो दिस आर द रीजंस फॉर द रेड्स यार। अगर इनके नोटेबल रेट्स की बात करें, सो जो मथुरा एंड कन्नौज का जो वेल्थ था उसको एक तरह से लूट के चले गए भाई। मथुरा एंड कन्नौज में रोड जो रेड किया था 1018 AD में, वो एक इम्पॉर्टेंट रेड है जिसमें इन्होंने लूट किया, बहुत सारे वेल्थ, बहुत सारा वेल्थ ले गए। सो लूटेड मेंस वेल्थ। एंड जो मोस्ट फेमस है वो है सोमनाथ टेम्पल, जो गुजरात में रेड किए थे 1025 AD में। सोमनाथ टेम्पल ऑफ गुजरात, इसके जब रेड किया तो एक तरह से जो टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया यार, डिस्ट्रॉयड द टेम्पल। एंड जो ट्रेजर था, जो खजाना था, उसको लेके चले गए यार, सीज दी ट्रेजर्स। तो ये नोटेबल रेड्स की बात की ऑफ द महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, तो ये गजनविद की बात की। नाउ डिक्लाइन ऑफ गजनविद की बात करते हैं यार। सो बात करते हैं अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गजनविद की। डिक्लाइन ऑफ गजनविद के अंदर हम बात करते हैं जो पोस्ट महमूद, महमूद ऑफ गजनी सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे यार, इनके बाद उतना खास जो रूलर्स थे वो थे नहीं, हारते लगे लोग। सो महमूद ऑफ गजनी के बाद जो पोस्ट मौर्यन, मतलब पोस्ट महमूद जो पीरियड था, इसकी बात करें, सो जो सिल्जुक एम्पायर था, जहाँ पे सीरिया, ईरान को रूल करने वाले ये जो, या फिर ट्रांस ऑक्सियान जो रीजन है इसको ये रूल करते थे, दे एमर्ज्ड एज अ डोमिनेंट पावर। एंड जो मसूद था
मसूद हु वाज द सन और महमूद, ये जो महमूद का सन था मसूद, इसको डिफीट कर दिया सेल्जुक्स ने, एंड वो भाग कहाँ चला गया, लाहौर आ गया। was defeated by the Seljuks and he fled to Lahore। एंड जो गजनविद एम्पायर था किसे श्रंक कर गया टू गजनी एंड पंजाब, खोरसन प्रोविंस को हार चुके थे ये। सो गजनविद एम्पायर shrunk to गजनी एंड पंजाब, ये जो खोरसन रीजन थे उसको ही हार चुके थे। ठीक है भाई, तो ये हमने बात किया अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गजनवी पोस्ट महमूद पीरियड में जो डिक्लाइन देखने को मिला। फिर हम बात करते हैं जो महमूद के जो कॉन्क्वेस्ट थे यार, उसका क्या इम्पैक्ट रहा था यहाँ पे। सो इम्पैक्ट ऑफ महमूद कॉन्क्वेस्ट, जो महमूद ऑफ गजनी ने जो यहाँ पे लड़ाइयाँ की थी उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ महमूद कॉन्क्वेस्ट, एंड इसके कॉन्क्वेस्ट की वजह से जो नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया है वो खुल गया टू फर्दर टर्किश इन्वेजन यार। एक को देख के सब लोग ने हमला करना चालू कर दिया। सो ओपन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया टू फर्दर टर्किश इन्वेजन्स, एंड जो पंजाब एंड मुल्तान था ये एक तरह से इट बिकेम अ पार्ट ऑफ द गजनविड एम्पायर यार। पंजाब एंड मुल्तान इट बिकेम पार्ट ऑफ द गजनविड एम्पायर। एंड जो महमूद का जो कॉन्क्वेस्ट था इट फैसिलिटेट फर्दर इनकर्जन्स इनटू द गंगेटिक हार्टलैंड यार। बिकॉज अब इसने जो हमला किया उसको देखते हुए हम लोग जो थे और आगे बढ़ने चालू कर दिए यार, गंगेटिक हार्टलैंड तक पहुंचना चालू कर दिया, मतलब मथुरा कन्नौज तक। सो फैसिलिटेटेड फर्दर incursions into the Gangetic heartland। एंड इंडियन रेस्पॉन्स की बात करें यहाँ पे, सो जो नए स्टेट्स थे दे एमर्ज इन नॉर्दर्न इंडिया, जो रेजिस्ट करना चालू किया यार फर्दर गजनविड इनकर्जन को। सो न्यू स्टेट्स emerged इन नॉर्थ इंडिया, उसकी वजह से भी यहाँ पे ये मतलब गजनविड से एक तरह से हारने लगे, बिकॉज दे स्टार्ट रेजिस्टिंग फर्दर गजनविड्स इनकर्जन्स। एंड जो पॉलिटिकल बैलेंस था इन इंडिया इट शिफ्टेड, जिसकी वजह से जो टर्किश एक्सपांसन से 50 साल तक और आगे डिले हो गया। सो जो पॉलिटिकल बैलेंस है, बिकॉज राजपूत सारे लगे इन इंडिया
it shifted dealing Turkish expansion for 150 years। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट द डिक्लाइन ऑफ गजनविड्स की। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी महमूद इंडियन एक्सपीडिशन की, जिसमें हमने रीज़न फॉर रेड्स एंड नोटेबल रेड्स की बात की यार। टोटल इन्होंने यहाँ पे 17 रेड कंडक्ट किए एंड इनका मेन जो पर्पस था वो क्या था, वेल्थ एंड मिलिट्री एडवांटेज लेना। हिंदू शाही रूलर्स जो कि पेशावर एंड पंजाब में राज करते थे उनके खिलाफ यहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट रेड किया। इन्होंने जयपाला को हरा दिया, आनंद पाल को हरा के इन्होंने पंजाब को कब्जा कर लिया। सो महमूद इंडियन एक्सपीडिशन की बात की। उससे पहले महमूद अब गजनी के जो रूल था उसने क्या क्या किया इसकी बात की यार। फाउंडेशन कब लेके आ गया गजनविद रूलर्स का और गजनविद पावर का, ये हमने देखा। ओरिजिनल राइज ऑफ गजनविद की बात की। उससे पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो किसका कारण क्या था, राइज ऑफ टर्क्स एंड देयर वॉरफेयर की बात की। नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की एंड जो पॉलिटिकल चेंजेस हमको देखने को मिलते थे वेस्ट एशिया, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एशिया के अंदर, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, उसकी बात की। जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इट इज आफ्टर दी 9th सेंचुरी यहाँ पे हमको देखने को मिला। गजनविद की बात करेंगे, राजपूत की बात करेंगे, गुरिद की बात करेंगे, टर्किश रूलर्स की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये जो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे।